नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी देहरादून से, जहां बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बल्लूपुर पांवटा साहिब सड़क परियोजना के लिए 1093 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा भी की। उनके ट्वीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की ओर से गडकरी का आभार व्यक्त किया है। दरअसल 2 चरणों में प्रस्तावित प्रोजेक्ट अगले 2 साल में 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NH 72 बल्लूपुर और पांवटा साहिब सड़क को 4 लेन बनाने के साथ ही इसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने की परियोजना तैयार की है। ये प्रोजेक्ट 2 चरणों में बनेगा। पहले चरण में 52 किलोमीटर लंबे हाईवे को 4 लेन में बदला जाएगा और प्रोजेक्ट के तहत भीड़ भाड़ वाले शहर पांवटा साहिब, हरबटपुर, सहसपुर, सेलाकोई और संदोवाला में इन सबके बीच ही 25 किलोमीटर लंबाई का ग्रीन फील्ड तैयार किया जाएगा। नए मार्ग के बनने से 7 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही इससे मार्ग पर चलने वालों के समय और ईंधन की बचत होगी। प्रथम चरण में कार्य पांवटा के वाताकुल से शुरू होगा और शिमला बाईपास और धर्मवाला अंतिम गांव मैदनी पुल तक होगा। इस पर 605.36 करोड़ की लागत आएगी। दूसरे चरण में मैदनीपुर से शुरू होकर हरबटपुर, सहसपुर, सेलाकोई और संदोवाला प्रेमनगर से होते हुए बल्लूपुर चौक पर यह खत्म होगा। इस पर 1141 करोड़ की लागत आएगी। इस परियोजना के निर्माण से दिल्ली से आने वाले पर्यटकों को भीड़ भाड़ वाले दून शहर में दाखिल नहीं होना पड़ेगा। वो दिल्ली एक्सप्रेस वे के जरिए ग्रीन फील्ड 4 लेन से मसूरी या फिर अन्य पर्यटक स्थलों को जा सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते कारोबारियों और परिवहन को भी सुविधा होगी। करीब 7 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इससे ईंधन और समय दोनों ही बचेंगे। साथ ही ट्रैफिक का भी दबाव कम हो सकेगा। और वहीं धामी सरकार का बजट सत्र राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा में होगा। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार जून महीने के दूसरे पखवाड़े में गैरसैंण में सरकार सत्र आहूत कर सकती है। बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि विधानसभा का यह सत्र चुनाव के तत्काल बाद हुआ है। इसमें सरकार लेखानुदान लेकर आई है और अब सरकार पूरा बजट लेकर आएगी। बजट सत्र क्या गैरसैंण में आहूत होगा? इस प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा है कि निश्चित तौर पर वही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इसकी पूरी तैयारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक जून महीने में सरकार बजट सत्र आहूत कर सकती है। इस बात की संभावना भी है कि सत्र जून महीने के दूसरे पखवाड़े से ही पूर्व हरीश रावत सरकार विधानसभा में ये संकल्प पारित कर चुकी है कि सरकार का हर बजट सत्र गैरसैंण विधानसभा में आहूत होगा। इसी परंपरा को त्रिवेंद्र सरकार ने जारी रखा है और अब धामी सरकार ने भी बजट सत्र वहीं आहूत करने के संकेत दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूडी भाषण भी गैरसैणी और आपको बता दें भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में वो व्यवस्थाओं का मुआयना करने गैरसैंण जा सकते हैं और इसी महीने के अंत में दूसरे हफ्ते में ही गैरसैंण जाने की संभावना भी जताई जा रही है। प्रवास के दौरान वो भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करेंगी। प्रदेश के पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने नई सरकार के मंत्रियों के उच्च अधिकारियों की ACR लिखने का जो मुद्दा उठाया है, अब विभाग बंटवारे के बाद मंत्री भी उस पर एकजुट नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि बुधवार को जारी किए गए जानकारी के अनुसार मंत्रियों के मन की ये बात सामने आई है, जहां दरअसल पिछली सरकार में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। एक मंत्री के साथ तो अधिकारी का विवाद भी खूब सुर्खियों में रहा। तभी इस मुद्दे को भी हवा मिलने लगी थी और ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण में रखने के लिए मंत्रियों के पास पूर्व की तरह ही उच्च अधिकारियों की ACR लिखने का अधिकार होना चाहिए। नई सरकार आई तो पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी शुरुआत कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने मंत्रियों को यह अधिकार देने का प्रस्ताव रख दिया है। अब विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्री भी अपने इस अधिकार के प्रति एकजुट नजर आ रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज को जरूर कुछ महसूस हुआ होगा, काम करने में कोई परेशानी हुई होगी। अगर नियम अनुसार होगा तो हम ये प्रयास करेंगे कि ये अधिकार मंत्रियों को मिले, वो भी तब जब ब्यूरोक्रेट्स की बात होती है तो उन पर
लगाम लगाने की बात भी होती है। मंत्री गणेश जोशी ने आगे कहा कि निश्चित तौर पर मंत्रियों को उच्च अधिकारियों की एसीआर का अधिकार मिलना चाहिए। अधिकारियों को लेकर जो इंप्रेशन है उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि हम सभी इस मामले में एक साथ हैं और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा कि हम सभी प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यूरोक्रेसी हो या मंत्री, सभी को कार्य संस्कृति में सुधार लाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। और जबकि मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया, जो भी बेहतर होगा वो निर्णय हम जरूर करेंगे। तो वहीं प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने सरकार से मौखिक रूप में पूछ लिया है कि क्या कोरोना पर काबू पाने के लिए कोई नई एसओपी जारी की गई है। अगर नहीं तो एसओपी जारी की गई तो फिर 1 अप्रैल तक कोर्ट को बताएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य सहायक अधिवक्ता सीएस रावत ने कोर्ट को बताया कि अब प्रदेश में कोरोना के केसेस नहीं हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अन्य राज्यों से बेहतर हो चुकी हैं। सरकार ने कोर्ट को, और आपको बता दें कि सरकार ने कोर्ट के आदेश पर अब नैनीताल और बागेश्वर में सीटी स्कैन मशीन लगवा दी है। सरकार ने 293 डॉक्टर्स, 1200 नर्सें और अन्य मेडिकल स्टाफ के भर्ती के लिए भी अनुमोदन भेज दिया है। प्रदेश में अब एक भी क्वारंटीन सेंटर नहीं है, इसीलिए इस जनहित याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो वहीं याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि अभी भी कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। प्रदेश में अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है और डॉक्टरों की भारी कमी भी है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए करीब 1500 डॉक्टर्स और स्टाफ की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं की यह मांग है कि जिला मॉनिटरिंग कमेटी के सुझावों का सरकार से पालन करवाया जाए। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और देहरादून निवासी सचिदानंद डबराल ने क्वारंटीन सेंटरों और कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की थी। कोर्ट ने अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटी गठित कर सुझाव भी मांगे थे। तो वहीं यमुनोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण कार्य में मानकों को ताक पर रखकर अनियंत्रित पहाड़ कटान किया जा रहा है। इसी के चलते अब यहां पर चारधाम यात्रा की राह में कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। पहले यहां कई जगहों पर डेंजर जोन नासूर बने हुए थे, लेकिन अब यहां पर एक और नया डेंजर जोन विकसित होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते यहां यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है। अनियंत्रित पहाड़ कटान से बड़े खतरे के चलते यमुनोत्री हाईवे पर 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आवाजाही बंद कर दी गई है। यमुनोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण कार्य के कारण मानकों को ताक पर रखकर अनियंत्रित पहाड़ कटान किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए किसाला खनेड़ा गांव की तलहटी पर डेंजर जोन विकसित होने की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए यमुनोत्री हाईवे पर कल 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आवाजाही बंद रहेगी, जबकि यमुनोत्री हाईवे पर पौलगांव से पालीगढ़ तक ऑलवेदर सड़क परियोजना के तहत चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी के कारण यमुनोत्री हाईवे पर किसाला और खनेड़ा गांव की तलहटी पर अनियंत्रित पहाड़ कटान से हाईवे के ऊपरी हिस्से में चट्टान खिसकने से खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि एसडीएम शालिनी नेगी ने राज्य हित जनहित के अधिकार का प्रयोग करते हुए एनएच और निर्माण एजेंसी को तेजी लाने के आदेश दिए हैं। विगत दिनों में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने भी चारधाम यात्रा के लिए चुनौती बन रहे किसाला कनेड़ा गांव की तलहटी पर हो रहे चौड़ीकरण के काम में उसमें हो रही लापरवाही पर नाराजगी जताई थी। तो वहीं हाईकोर्ट ने राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के 27 छात्रों की रैगिंग के मामले में कॉलेज के प्रधानाचार्य को अंतिम अवसर देते हुए 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इससे पहले 23 मार्च को हाईकोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल से पूछा था कि 18 मार्च को जिन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वो किस आधार पर किया गया। कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर ही इस संबंध में शपथ पत्र पेश करने का भी आदेश देते हुए 30 मार्च को सुनवाई की तिथि को तय किया था।
लेकिन 30 मार्च को प्रिंसिपल ने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने समाचार पत्रों में छपी उस खबर का भी संज्ञान लिया जिसमें कॉलेज प्रबंधन ने कहा था कि रैगिंग करने वाले छात्रों पर जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने सरकार से इस पर भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की पीठ ने समक्ष ये सुनवाई की गई थी उनकी पीठ के समक्ष, और 23 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को आदेश दिए थे कि कॉलेज के सभी परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और खराब कैमरों को ठीक कराया जाए। इस पर बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कॉलेज परिसर में स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाकर उनका संचालन शुरू करवा दिया है। और प्रदेश में आज से बिजली महंगी हो गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विद्युत दरों का एक नया रेट जारी कर दिया है। बीपीएल और 100 यूनिट तक वाले करीब 11 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2019 के बाद अब बढ़ोतरी की गई है। हालांकि आपको बता दें कि आयोग ने इस बार फिक्स चार्ज का पैटर्न बदल दिया है, जिससे बिजली बिल में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। गुरुवार को नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने नई विद्युत दरों का टैरिफ जारी किया है। उन्होंने बताया है कि इस साल 10.18% बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया था, लेकिन आयोग ने 2.68% की बढ़ोतरी की है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश के करीब 4 लाख बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 4 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई। इसी प्रकार से 0.0 से लेकर 100 यूनिट वाले करीब 11.43 लाख उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 10 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने उद्योग के लिए जहां बिजली दरों में बढ़ोतरी की, तो वहीं उन्हें वोल्टेज छूट, पीक आवर सरचार्ज और अविरल आपूर्ति सरचार्ज के मामले में राहत भी प्रदान की है। आयोग ने फिक्स चार्ज के मामले में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी और इसके तहत जहां पहले यूनिट के श्रेणीकरण के हिसाब से फिक्स चार्ज लगता था, अब वहां पर कनेक्शन के लोड यानी कि किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज लगाया जाएगा। और इस बार चारों धाम में अच्छी बर्फबारी हुई है, लेकिन मौसम परिवर्तन के कारण मार्च के महीने के अंत तक गर्मी तेजी के साथ बढ़ने की वजह से चारों धामों में बर्फ तेजी से पिघल रही है। स्थिति ये है कि बद्रीनाथ धाम बर्फहीन हो चुका है, जबकि पिछले सालों तक यहां इस समय तक 4 फीट बर्फ रहती थी। तो वहीं केदारनाथ धाम में परिसर से बर्फ हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये भी बर्फ पिघल चुकी है। जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में नाम मात्र की बर्फ रह गई है। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर बारिश नहीं हुई और इसी तरह गर्मी पड़ती रही तो ऊंची चोटियां भी बर्फहीन हो सकती हैं। मार्च के महीने की शुरुआत में जहां बद्रीनाथ धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी होती थी, वहां कुछ जगहों पर ही नाम मात्र की बर्फ जमी है। धाम में तेजी के साथ बर्फ पिघल रही है। साथ ही बद्रीनाथ के तृप्ति कुंड और परिक्रमा स्थल, बद्रीनाथ परिसर और आस्था पथ पर बर्फ पूरी तरह से पिघल गई है। विजयलक्ष्मी चौक और मीणा रोड पर भी बर्फ गायब हो गई है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देश के अंतिम गांव मीणा में भी बर्फ तेजी के साथ पिघल रही है। बीते फरवरी महीने में बद्रीनाथ धाम में 5 से 6 फीट तक बर्फ जम गई थी, जबकि बद्रीनाथ का बामणी गांव बर्फ से ढक गया था, लेकिन यहां पर 1 महीने में ही बर्फ पूरी तरह से गायब हो गई। हालांकि हनुमान चट्टी से आगे रड़ांग बैंड और कंचनगंगा में अभी भी हिमखंड बद्रीनाथ हाईवे तक पसरे हुए हैं, लेकिन यहां पर बीआरओ की ओर से बर्फ को काटकर हाईवे सुचारू किया गया। अब हिमखंड भी तेजी के साथ पिघल रहे हैं। बद्रीनाथ के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि साल 2014 के बाद से तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम परिसर में यात्रा के दौरान बर्फ देखने को नहीं मिली। उन्होंने ये भी बताया कि बद्रीनाथ का मौसम भी तेजी से बदल रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी बर्फ है, लेकिन मौसम का मिजाज ऐसा ही रहा तो मई के महीने के अंत तक ऊंची चोटियां भी बर्फहीन हो जाएंगी। माणा गांव के ग्राम प्रधान पीताम्बर मोल्फा का कहना है कि बद्रीनाथ धाम, बामणी और माणा गांव में तेजी के साथ बर्फ पिघल रही है। हनुमान चट्टी से आगे मध्य मार्च तक 1-2 फीट बर्फ जमी थी, लेकिन अब बर्फ पिघल चुकी है। 25 अप्रैल के बाद मणा गांव में ग्रामीण भी अपने पैतृक घरों को लौट जाएंगे।